आप सभी को न्यूज गैंगस्टर का सादर प्रणाम। कुछ समय बाद देश के चुनाव होने हैं। देश की सरकार चुने जाने वाले चुनाव, जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। इस चुनाव से पहले और बीते 5-10 सालों में एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। जिस नाम की चर्चा कहा जाए या विवादों से नाता कहा जाए या प्रसिद्धि कहा जाए, देश विदेश में खबरें कहा जाए, जिस नाम की सबसे ज्यादा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री। तो ये वीडियो उनसे जुड़े दो पहलुओं पर है। पहला कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो वो क्या बड़े कदम उठा सकती है, और ये 2024 का जो चुनाव है उसमें भाजपा किस रणनीति पर आगे बढ़ेगी। तो इस संबंध में इस विषय की शुरुआत करते हुए एक बड़े अच्छे वीडियो का जिक्र आता है। मुझे लगता है कि उस वीडियो को एज अ रेफरेंस लेना चाहिए जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी दुनिया में कोई भी बहस शुरू हो। तो ये इस वीडियो से बड़ा रेफरेंस, इस वीडियो से बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता। लगभग शायद 98 का ये वीडियो है, जिसमें एक टेलीविजन चैनल को दिए हुए साक्षात्कार में नरेंद्र मोदी एकदम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में से एक भी चीज नहीं निकाली है। हिंदुस्तान की जनता ने हमको जितनी मात्रा में वोट दिए उतनी मात्रा में ही हम गुड डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमको 2/3 बहुमत दिया होता तो हम धारा 370 को भी निकालने का निर्णय कर सकते थे। ये बात कहते हुए देश के वर्तमान प्रधानमंत्री पूरी तरह आत्मविश्वास में नजर आते हैं। कहीं कोई गुरेज नजर नहीं आता कि भाजपा के मैनिफेस्टो में जो एजेंडे हैं कि उनको लागू करने को लेकर, उनको यथार्थ के धरातल पे ले आने को लेकर उनका मत कैसा है। एकदम इस पर वो क्रिस्टल क्लियर नजर आते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव और सबसे बड़ा स्ट्रांग फैक्टर है नरेंद्र मोदी की सरकार को मजबूत बनाए रखने में और हर चुनाव में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने में। और शायद यही कारण है कि चाहे राम मंदिर हो या 370, इतिहास में जब भी राजनीतिक फैसलों की चर्चा होगी, बड़े और अहम, चाहे राजनीतिक हो या सांस्कृतिक फैसलों की चर्चा होगी, तो अयोध्या का राम मंदिर, अनुच्छेद 370 हटाया जाना, ये एक लैंडमार्क, ये एक माइलस्टोन की तरह रिकॉर्ड या दर्ज किया जाएगा। और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी का एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक बार फिर अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हैं। अब क्योंकि ये फैसला ही ऐसा था कि जिसे वो जितनी बार भी भुनाएंगे उसका असर उतनी बार बराबर पड़ेगा लोगों पर। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 370 का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि भाजपा को 2024 के चुनाव में कुल 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए जो उनका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसे कुल 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। वो एक तरह का, मुझे लगता है कि आने वाले समय में नारा भी बन सकता है कि अब की बार 400 पार। तो उन्होंने बड़े चुटीले अंदाज में संसद में कहा कि भाई ये मैं अनुच्छेद 370 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि भाजपा को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। तो ये एक जो कॉन्फिडेंस फैक्टर है देश के प्रधानमंत्री में, ये मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी राजनीतिक विसंगतियां हैं जिनको एक झटके में खत्म कर देता है। और फिर वही है कि फिर एक और वीडियो का जिक्र आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। तो ये जो एक आत्मविश्वास का पहलू है, जो आत्मविश्वास वाली गुणवत्ता है, विशेषता है, ये एक राजनेता को फर्श से अर्श तक ले जाने में पूरा योगदान करती है। और 2019 की अगर बात करें तो भाजपा ने 300 से ज्यादा सीटें जीती थी, 303 या समथिंग इसी के आसपास। तो ये भी एक फैक्टर है कि एक कार्यकाल हो गया, दूसरा पूरा हो चुका है, तीसरे कार्यकाल में 100 सीटों के अंतर का दावा करती है पार्टी। और ऐसा करते हुए उसे देश के लोगों पर और अपने परफॉर्मेंस पर भरोसा है, पूरा भरोसा है कि वो नतीजे किस तरह के होने वाले हैं। और इस संबंध में एक बड़ी अच्छी पंक्ति राजनीतिक पंडित कहते हैं कि बाकी पार्टियां कुछ करना जानती हो या नहीं जानती हो,
पर भाजपा देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो कुछ करना जानती हो या ना जानती हो, पर चुनाव लड़ना बहुत अच्छे से जानती है। तो ये जितनी बार चाहे प्रदेश के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या देश के चुनाव हो, देश की सरकार चुनने के चुनाव हो, भाजपा जो परिणाम आते हैं वो भाजपा की परफॉर्मेंस पर कभी कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं खड़े करते, कोई संदेह नहीं पैदा करते। और अभी कुछ समय पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह द्वारिका में समुद्र के नीचे जाके उन्होंने श्री कृष्ण के महल का दर्शन किया, उस पर कुछ समय बिताया, इसे भी एक रिमार्केबल स्टेप की तरह देखा जाना चाहिए। क्योंकि आज तक जितने भी मोदी सरकार ने जितने भी बड़े फैसले लिए हैं वो यूं ही नहीं लिए हैं, राजनीतिक गलियारों में या फिर सामाजिक कोनों में ऐसा परसेप्शन बनाया जाए कि इसे मथुरा से जोड़कर देखा जाए तो वो भी पूरी तरह गलत साबित नहीं होगा। क्योंकि राजनीतिक मंचों से चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या देश के प्रधानमंत्री हों, ये दावा करते ही हैं कि उनके एजेंडे में काशी और मथुरा हमेशा से रहा है और आने वाले समय में उसको लेकर सरकार अपनी तरफ से पूरी पहल करेगी कि न्यायपालिका उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो देश के बहुसंख्यक की आस्था का जो स्थल है उसके साथ इंसाफ हो। अब आता है 2024 के चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, वो है दक्षिण भारत। चाहे चुनाव हो और खासकर चुनाव न हो, उस दौर में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं या पता कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने दौरे हुए हैं। चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, पुडुचेरी हो, दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पर खासकर तमिलनाडु और केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने दौरे हुए, उससे एक बात क्लियर है कि भाजपा दक्षिण भारत को लेकर पूरी तरह गंभीर है। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। वो अपनी तरफ से रणनीति में, तैयारी में किसी भी तरह का कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहती। और यही कारण है कि 2024 साउथ के लिए लोटस एरा साबित हो सकता है। एक और बड़ा चर्चित वीडियो था कुछ पिछले साल का, जिसमें एक तमिलनाडु में एक जनसभा में नरेंद्र मोदी बैठे रहते हैं और मंच पर जब वहाँ के सीएम स्टालिन बोलने आते हैं तो वहाँ पर पूरी जनसभा में मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं। तो इस तरह का जब माइंडसेट लोगों में जनरेट होने लगे, ये भी एक सिंबल है, ये भी एक इंडिकेशन है, ये भी एक संकेत है कि कैसे एक पूरे क्षेत्र की, एक भारत के एक बड़े हिस्से की का राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। कैसे दक्षिण भारत, जिसे चाहे वो वेस्ट बंगाल जैसा राज्य हो या दक्षिण भारत जैसा इलाका हो, जिसे बीजेपी स्टेट्स जिन राज्यों को नहीं माना जाता, वहां भी कैसे अब बीजेपी जो है अच्छा खासा बीजेपी का पेनिट्रेशन है और अच्छी खासी लोगों में पैठ बन रही है। तो उस वीडियो को भी एक महत्वपूर्ण लेसन की तरह लेना चाहिए कि भाजपा की तैयारी, चाहे जितने नॉन बीजेपी स्टेट्स हों, खासकर दक्षिण भारत के, वहां पर भाजपा कितने मजबूती से लगातार स्थापित हो रही है। और इसके अलावा हम अगर पिछले 1 से 2 महीने का ही अगर रिकॉर्ड निकालें, प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के कितने मंदिरों का दौरा किया। कि भाजपा का हमेशा से स्टाइल शीट यही रहा है कि जो बहुसंख्यकों की आस्था से जुड़े मुद्दे हैं उनको भाजपा बहुत अच्छे से टटोलती है। तो किस तरह दक्षिण भारत में जो बहुसंख्यक समुदाय है, बहुसंख्यकों की आस्था से जुड़े मसले हैं, भाजपा सीधा सीधा उन पर प्रहार कर रही है। प्रहार अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए। और फिर दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में, एक मजबूत चेहरा, दक्षिण भारत की भाजपा की राजनीति का एक मजबूत चेहरा अन्नामलाई, युवा, योग्य और प्रशासनिक अमले से आते हैं। अच्छे खासे हिंदी बेल्ट में भी अन्नामलाई की पहचान है और कोई दो राय नहीं है कि आम चुनाव में वो उत्तर भारत के राज्यों में भी या फिर ये जो नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट है इसमें भी बतौर प्रचारक नजर आए। तो अन्नामलाई की भी जो मजबूत वहाँ मौजूदगी है, इससे भी भाजपा को काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे दक्षिण भारत में आम चुनाव के दौरान। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी भाजपा के पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आंध्र प्रदेश से आते हैं और पवन कल्याण बड़ा मतलब एक एक्टर हैं और
एक्टर की तरह ही मंच पे नजर आते हैं। वो बड़ी अच्छी बात यह है कि मास से कनेक्ट होने के लिए वो नेता की तरह नहीं बल्कि एक एक्टर की तरह ही मंच पे रहते हैं। उनका भी अक्सर जो है गाड़ियों के ऊपर बैठकर रैलियों में बड़े दमदार तरीके से और बड़े आक्रामक भाषण और इन सब पर भाजपा का झंडा भी साथ लेकर टहलते हैं। और अभी कुछ समय पहले उनका भी एक वीडियो बड़ा चर्चा में रहा जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आते हैं। तो ये सारे फैक्टर तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में भी भाजपा की मौजूदगी को बेहद प्रबल बनाते हैं। तो ये जो दो किरदार हैं ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि आम चुनाव के दौरान दक्षिण भारत में खासकर इन दो राज्यों में भाजपा की मजबूती सुनिश्चित करेंगे। तो ये जितने भी पहलू हैं, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक दक्षिण भारत के ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा 2024 के आम चुनाव में सिंगल डिजिट्स से डबल डिजिट्स पर आ सकती। कि भाजपा जिस तरह आक्रामक राजनीति का रुख अख्तियार कर रही है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत में 2024 के बाद भाजपा की मौजूदगी थोड़ी और मजबूत होगी। या क्या पता कि जैसे हिंदी पट्टी में अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में जो हिंदी पट्टी के 3 राज्य थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक इसी तरह दक्षिण भारत में भी भाजपा को अप्रत्याशित नतीजे हासिल हों। तो ये एक इंडिकेशन है कि बीजेपी के लिए 2024 के बाद दक्षिण भारत भी कप ऑफ टी साबित हो सकता है। संसद में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही है, मूल रूप से एक बयान, और मुझे लगता है कि उस बयान को 2 हिस्सों में समझा जाना चाहिए। बयान था कि हमारा तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा। तो पहली लाइन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह आश्वस्त हैं, देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं खुले मंच पर कि 2024 का कार्यकाल भी उन्हीं का ही होगा। देश की अगुवाई, देश की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर होगी। इस बात को लेकर वो पूरी तरह सॉर्टेड हैं, आश्वस्त हैं। अब स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा, बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा। भाजपा ने अभी तक वो सर्विसेज, वो गुड्स डिलीवर किए जो उनके मैनिफेस्टो में थे, लेकिन अब बारी ऐसे फैसलों, ऐसे निर्णयों की है जो राजनीतिक मंचों पर, सामाजिक मंचों पर हैं, पर भाजपा ने उनको लेकर कभी कोई वादा नहीं किया। तो उस लिहाज से भी वो बड़े फैसले हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, समान नागरिक संहिता, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, एनआरसी हो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अगर इसमें से पॉपुलेशन कंट्रोल बिल और यूसीसी को बीजेपी का ट्रेडिशनल मुद्दा मान भी लिया जाए कि ये भाजपा ने 5-10 साल नहीं पहले से ही इस पर जो है अपना स्पष्ट मत रखा था कि वो यूसीसी लेकर आएंगे, इसके बावजूद भाजपा के ये फैसले काफी बड़े हैं राजनीति के लिहाज से, क्योंकि बहुत कम गवर्नमेंट्स भारत के लोकतंत्र में हुई हैं जिन्होंने बड़े फैसले लिए हैं, बड़े फैसले लेने का रिस्क लिया है। उन्होंने सरकार बने रहने या न बने रहने की परवाह किए बिना ये इस तरह के फैसले लिए हैं जो आज से 500 साल बाद भी राजनीति की पढ़ाई करने वालों के लिए किसी लैंडमार्क या माइलस्टोन से कम नहीं होगा। तो ये जो 3 बड़े मुद्दे हैं, एनआरसी, यूसीसी और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, तो अगर 2024 के बाद 1-2 साल के अंदर अंदर इन 3 में से किसी एक मुद्दे पर कोई स्पष्ट नतीजा आ जाता है, कोई बड़े कदम उठा लिए जाते हैं, तो उसे बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी स्टेटमेंट का सिंप्लीफिकेशन माना जाना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि हमारा तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा। और लोगों को हैरानी भी नहीं होनी चाहिए कि अगर बीजेपी 2024 में चुनाव जीतने के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कोई सख्त कदम उठाए, इसमें कोई जरूरी संशोधन करे या इस कानून को ही खत्म कर दे, तो आम लोगों को, सियासी पंडितों को बिल्कुल इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसी से जुड़े 2 और मुद्दे, काशी और ज्ञानवापी पर सुनवाई चली रही है न्यायालयों में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। समय समय पर याचिकाएं डाली गई हैं मथुरा और ज्ञानवापी और ईदगाह को लेकर। तो संभवतः 24 के बाद इन 2 जो बहुसंख्यक समाज के 2 और महत्वपूर्ण और आस्था से जुड़े धार्मिक स्थल हैं, जिनको लेकर अक्सर बहुसंख्यक समाज में ये ऐसी धारणा उठती है कि
हमें सिर्फ यही 3 जगहें चाहिए और 3 के अलावा हमें बाकी और कोई जगह नहीं चाहिए, जिसमें राम मंदिर तो बन गया और उसके बाद काशी में ज्ञानवापी मंदिर बनने की मांग और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर जो है कोई सख्त कदम। तो ये 2 भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भविष्य में अगर भाजपा सरकार बनती है तो इस पर भी कोई ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। अब एक ऐसा भविष्य की चुनौती जो शायद भाजपा के सामने आए, क्योंकि चाहे वो सीए एनआरसी के टाइम का विरोध प्रदर्शन हो, दिल्ली के दंगे हों, शाहीन बाग में हुआ विरोध प्रदर्शन हो जिसमें महिलाएं शाहीन बाग में बैठी और लॉकडाउन ना होता तो शायद हटती भी नहीं इतनी आसानी से। फिर किसान आंदोलन हुआ जिसमें सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, भाजपा सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध किया, जिसके बाद भाजपा सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े। उसके बाद फिर अभी हाल ही में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में 2024 के बाद देश में ऐसे कुछ आंदोलन हो सकते हैं जिनसे एक सरकार को और सरकार के जो आंदोलन देश की सरकार के लिए खतरा और आम लोगों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं। तो अगर ऐसा होता है भविष्य में, अगर 2024 के बाद भाजपा सरकार अगर बनती है और ऐसे बड़े आंदोलन होते हैं, देशव्यापी आंदोलन होते हैं जिसमें विरोध प्रदर्शन बड़े स्केल पर होता है, तो उससे भी लोगों को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एक मजबूत सरकार रहेगी और एक कमजोर विपक्ष रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है आम लोगों में आक्रोश हो सकता है। और वो आक्रोश, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता है, तो सीधी सी बात है वो सड़कों पर उतरते हैं। और फिर इसमें जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, असामाजिक तत्व हैं और जो देश विरोधी तत्व हैं, वो भी इन आंदोलनों के सहारे देश की बुनियाद को खोखला करने का मौका नहीं छोड़ते। तो इन ऐसे आंदोलन बेशक हो सकते हैं आने वाले सालों में, जिससे देश की अस्मिता, देश की एकता और अखंडता पर खतरा उठे। तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की जो पब्लिक डोमेन में इमेज है, देश की जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छवि है, उसको लेकर इस सरकार ने बहुत काम किया है, जिसका प्लस उसे स्वाभाविक सी बात है आने वाले चुनाव में मिल सकता है। बड़े फैसलों के अलावा ये कुछ ऐसी चीजें हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, विदेश नीति हो, या देश की आधारभूत संरचना हो, भाजपा के ये 2 ऐसे पहलू हैं जो काफी भाजपा को मजबूती से स्थापित करते हैं। एयरपोर्ट्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, सड़कें हो गई, इन पर भाजपा सरकार ने काफी काम किया है। और एक और बड़ी बात कि जिस तरह सरकारों ने इसरो को सपोर्ट किया है, चंद्रयान का जो सफल प्रक्षेपण था वो भी एक लैंडमार्क स्टेप था भाजपा की तरफ से, कि भाजपा ने ये जो कदम उठाया उसकी वजह से एक हमारा स्पेस में हमारी जो विजिबिलिटी और प्रेजेंस थी वो काफी मजबूत हुई। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे, कुछ ऐसी बातें थी जिनसे 2024 का आम चुनाव पूरी तरह प्रभावित होगा। ये बातें 2024 के आम चुनाव में दोहराई जा सकती हैं और 2024 के जो नतीजे हैं वो इन बातों से पूरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। और जो बातें कही गई वो जो देश में समसामयिक स्थितियां हैं, देश का जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसके आधार पर कही गई हैं, तो किसी भी तरह की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता।